Good morning and good evening guys. Myself CM Dikshit and now I am going to discuss about a new topic that is chemical kinetics. Chemical kinetics आपकी फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th का अगला चैप्टर है, तो इसको हम पढ़ते हैं। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने से पहले हम कुछ टॉपिक्स के बारे में, कुछ फैक्टर्स के बारे में, कुछ सिस्टम्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो एक्चुअली केमिकल काइनेटिक्स में हम केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं, तो केमिकल रिएक्शंस के बिहेवियर और उनको समझने के लिए हमें एटलीस्ट 2 सिस्टम्स को पढ़ना ज़रूरी होता है। 2 सिस्टम यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं जो केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमें अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे 2 कौन कौन से सिस्टम हैं, इन सिस्टम्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहला सिस्टम हमने यहाँ पे ये लिख रखा है, टू अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ केमिकल रिएक्शन वन मस्ट कंसीडर बोथ थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक सिस्टम। मतलब हमें किसी रिएक्शन को समझने के लिए 2 फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, 2 सिस्टम को समझना पड़ता है, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम, दूसरा काइनेटिक सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो हो जाता है वो क्या बताता है, थर्मोडायनेमिक जो सिस्टम है ये क्या बताता है, ये हमें बताता है डज अ रिएक्शन टेक प्लेस, कि क्या कोई रिएक्शन हो रही है, कैसे हो रही है। और जो काइनेटिक फैक्टर है, काइनेटिक क्या बताता है हमें, काइनेटिक्स हमें बताता है कि जो रिएक्शन हो रही है वो कितनी फास्ट हो रही है, हाउ फास्ट डज अ रिएक्शन प्रोसीड। ठीक है, कोई रिएक्शन कितनी तेजी से हो रही है, कितनी फास्ट हो रही है, तो उस चीज़ को बताता है। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर हो जाते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स से हम लेते हैं, थर्मो से हम 2 फैक्टर लेते हैं। पहला फैक्टर तो हम लेंगे डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या है गाइस, ये आपको पता होगा। डेल्टा जी इज द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। और आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा इसके बारे में कि रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक होती है, एक होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो इन दोनों रिएक्शंस में हम डेल्टा जी कैसे आइडेंटिफाई करता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इफ़ डेल्टा जी इज नेगेटिव, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसी होती थी, स्पॉन्टेनियस होती थी। ओके, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती थी। ये आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं सेकेंड फैक्टर पे। थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकेंड फैक्टर है वो है डेल्टा एस, और डेल्टा एस इज द चेंज इन एंट्रोपी, या फिर इसको एंट्रोपी चेंज बोल सकते हैं। और एंट्रोपी चेंज की एक सिंगल लाइन में डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी की डेफिनेशन बताते हैं, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस को बताता है। मतलब क्या है, जब कोई रिएक्शन स्टार्ट हो रही होगी तो उसकी एंट्रोपी मीन्स उसके मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट हो जाता है वो कम रहा होगा। आप कुछ देर बाद जब रिएक्शन प्रोसीड हो गई तो उनका जो इसकी एंट्रोपी हो जाती है वो बढ़ जाती है। एंट्रोपी नेवर बी नेगेटिव, एंट्रोपी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। ओके, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर, सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ तो मोशन होता है और कुछ ना कुछ रैंडमनेस उसकी होती है, इसलिए एंट्रोपी कभी 0 या नेगेटिव में नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये 2 फैक्टर के बात किया। थर्मोडायनेमिक्स के 2 फैक्टर हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के बिहेवियर को बताते हैं। अब आते हैं काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स का कौन सा फैक्टर हम लेते हैं यहाँ पे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। काइनेटिक सिस्टम में ये हमें बताता है चेंज, और रेट ऑफ चेंज को बताता है, रेट ऑफ चेंज, कि जो केमिकल चेंज हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, इसको बताता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इस टॉपिक को
कंटिन्यू करेंगे। हमें इस चैप्टर में, केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में यही सब पढ़ना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसी के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद में। तो पहले हम सबसे पहले लिखते हैं केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। It is the branch of physical chemistry. It is the branch of physical chemistry that deals with the study of rate of reaction and mechanism by which reaction proceeds. वो मैकेनिज्म जिस मैकेनिज्म से रिएक्शन हमारी प्रोसीड होती है, और है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यह है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का आता है कि बात यहाँ पे कुल मिलाकर के रेट ऑफ रिएक्शन पे रुक गई। अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम इसके बेसिस पे, केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं तो इनको पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं। तो चलते हैं गाइस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, इसको मिटा देते हैं आप। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शंस के आधार पे हम केमिकल रिएक्शंस को कितने पार्ट्स में बांटते हैं। तो यहाँ पे इसको मेनली हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो नंबर वन कैटेगरी में हमने रखा है कि कुछ ऐसी रिएक्शंस जो बहुत ही स्लो होती हैं, इतना ज़्यादा स्लो होती हैं कि उनके रेट को हम मेजर तो करते हैं लेकिन रेट को जो चेंज होता है वो उसको होने में कुछ सप्ताह, कुछ दिन या कुछ महीने भी लग जाते हैं, इतना ज़्यादा स्लो होती हैं। तो पहला यहाँ पे वेरी स्लो रिएक्शंस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती हैं। ठीक है, अब वेरी स्लो रिएक्शंस का मतलब क्या है कि इसमें जो केमिकल चेंज होता है उसको होने में कुछ महीने, कुछ सप्ताह भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, इट मे टेक्स डेज और मंथ्स। किसके लिए? टू शो एनी measurable change, किसी मेजरेबल चेंज को जो हमें, जिसको हम मेजर कर सकें होने के लिए, ये इसमें दिन और सप्ताह लग जाते हैं, दिन और महीने भी लग सकते हैं। जैसे कि अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं हम। तो एग्जांपल्स में गाइस क्या होता है कि आपने सुना होगा रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन का टुकड़ा अगर हम डाल देते हैं, एयर में एक्सपोज कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पे 1-2 घंटे में ही वहाँ पे रस्ट लग जाती है। उसको रस्ट को लगने में काफ़ी दिन लग जाते हैं, कुछ महीने भी लग जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, एग्जांपल में लिख देते हैं हम, रस्टिंग
ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है गाइस, एक जैसे कि आपने आयरन का एक टुकड़ा लिया, आयरन का है ये, इसको आपने एक्सपोज कर दिया, एयर में एक्सपोज कर दिया, तो इस आयरन के टुकड़े पे जब एयर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, एयर इस पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस करेगी, तो इस पे कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे, इसकी जो सरफेस के जो मेटल के पार्टिकल होते हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और यहाँ पे रस्ट बना लेते हैं। ये जो है रस्ट है। और रस्ट का फॉर्मूला गाइस आपको बताता हूँ, Fe2O3.X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये रस्ट का फॉर्मूला है। तो इस तरह से यहाँ पे रस्ट लगती है और इसको होने में कुछ दिन लग जाते हैं, कुछ महीने भी लग जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। और भी एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल करके बनाते हैं वाटर, नेचुरल प्रोसेस है। कब? एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। ये बातें हम रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, रिएक्शन हो गई बैलेंस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम आते हैं नंबर 2 कैटेगरी पे। तो जो नंबर 2 की कैटेगरी है हमारी, जिसको 2 नंबर की कैटेगरी में रखेंगे, उसमें रखेंगे वेरी फास्ट। वेरी फास्ट, और वेरी फास्ट को हम इंस्टेंटेनियस भी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होती हैं। इंस्टेंट का मतलब क्या है कि जिसमें जो टाइम ऑफ चेंज है उसको हम आइडेंटिफाई ना कर सकें, बहुत ही कम टाइम के लिए वहाँ पे चेंज होता है। तो देखते हैं इसके लिए क्या है, इट टेक्स अबाउट 10 टू द पावर -14 टू 10 टू द पावर -16 सेकेंड, इतना टाइम लेती है टू कंप्लीट, फॉर कंप्लीशन लिख देता हूँ, फॉर कंप्लीशन। रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगभग इतना टाइम लगता है, और ये टाइम बहुत ही कम है। इस टाइम को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मतलब इतना कम टाइम है कि इसके रेट को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। सो इसका रेट कैसा हो जाएगा, इट इज almost impossible to determine the rate of रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस के रेट को डिटरमाइन करना लगभग इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि इसका टाइम जो गैप होता है बहुत ही कम होता है। एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करते हैं यहाँ पे हम। और ऐसी जो रिएक्शंस हैं ये स्पेशली आयनिक रिएक्शंस होती हैं। आयनिक रिएक्शंस में ये कंडीशन होती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या होगा गाइस, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं AgNO3, इसमें जब डालते हैं हम NaCl डाल देते हैं, सोडियम क्लोराइड डालते हैं, तो यहाँ पे बनेगा AgCl का वाइट PPT बनेगा, वाइट PPT बनता है, और प्लस यहाँ बनेगा NaNO3 बन जाता है। और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि HCl ले लिया हमने, इसमें डाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसकी रिएक्शन करवाया रूम टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे बनेगा आपका NaCl प्लस में वाटर बनता है। NaCl इज अ टेबल सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट हो जाता है। ओके, तो ये स्पेशली इसमें आयनिक रिएक्शंस जो होती हैं वो बहुत ही फास्ट हो जाती हैं, वो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन और रेट को परफॉर्म करती हैं। अब थर्ड जो हमारा आता है, जो थर्ड आता है मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शंस क्या होती हैं? तो मॉडरेट रिएक्शन का मतलब क्या है कि ऐसी रिएक्शंस का जो रेट होता है वो ना तो बहुत ज़्यादा होता है और ना तो वेरी स्लो होता है। तो इनके रेट को हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं, आसानी से हम इसके चेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड
ईजिली। क्यों? क्योंकि इनका जो चेंज होने का जो रेट है वो ना तो बहुत फास्ट है और ना तो बहुत स्लो है, एक मॉडरेट लेवल पे होता है, मीडियम लेवल पे होता है, इसलिए इनके रेट को हम आसानी से मेज़र कर लेते हैं। और ये जो केमिकल रिएक्शंस होती है स्पेशली मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में होती हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में होती है। ठीक है, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस का मतलब जैसे इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल्स देखेंगे इसके कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। जैसे क्या है, पहला है हाइड्रोलाइसिस, ये डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूल है, तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2 ये टूटता है आपका वाटर में और प्लस ऑक्सीजन गैस में टूटता है। इसको बैलेंस कर लो आप, ये हो जाएगा। ठीक है, और भी इसके एग्जांपल्स हैं, तो इसके एग्जांपल्स और भी हैं, वो देख लेते हैं हम। डिसोसिएशन ऑफ N2O5 का डिसोसिएशन भी इसी का एग्जाम्पल है। तो N2O5 का तोड़ते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो ये 4NO2 प्लस ऑक्सीजन बनाएगा यहाँ पे। और एग्जाम्पल्स क्या हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की हाइड्रोलिसिस अगर करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लेते हैं CH3COO2H5, इसकी एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बनेगा गाइस? यहाँ पे ये बनेगा, एक तो बनेगा आपका CH3COO Na बनेगा, साथ में बनेगा C2H5OH। तो एस्टर की जब एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो जो एसिटेट आयन है वो सोडियम को ले लेगा, सोडियम एसिड बनाएगा, और जो यहाँ पे C2H5 है ये OH को ले लेगा, तो बनाएगा इथाइल अल्कोहल। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। और केन शुगर गाइस सुक्रोज को बोलते हैं, और जो सुक्रोज का इन्वर्जन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम, तो वहाँ पे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है और एक बनता है फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो ये गाइस 3 कैटेगरी में हमने रिएक्शंस को बांटा था, किसके बेसिस पे? रेट के बेसिस पे, कि किसी का रेट बहुत स्लो होता है उसको बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शंस, और किसी का रेट बहुत फास्ट हो जाता है उसको बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, और कुछ रिएक्शंस का जो रेट होता है वो मीडियम में होता है, उनको बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शंस।